बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक़ाइक़ टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। इसमें हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट पे कि हमारा जो रुपया है इसकी वैल्यू क्यों कम होती जा रही है और पिछले अदवार में इसकी वैल्यू कितनी थी। लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, तो उसके बाद हम हिस्टोरिकल डेटा पे बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट होता क्या है और इसको मैयर किस तरह करते हैं, यानी एक रुपये की कीमत जो है वो किस तरह दूसरे रुपये में जो है मुख्तस होती है। एक्सचेंज रेट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, यानी एक्सचेंज रेट वो है, ये एक रेट होता है जो एक करेंसी की जो कीमत है वो दूसरी करेंसी में कितना है। यानी अगर सपोज़ हम देखते हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो हमारे रुपए में कितनी है, हम एक डॉलर के लिए अभी तकरीबन 172 रुपये या 170 रुपये दे रहे हैं, तो ये हमारा एक रेट है एक्सचेंज का। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ फॉरेन एक्सचेंज रेट कंपेयर वन करेंसी विद अनदर टू शो दियर रिलेटिव वैल्यूज़, यानी उसकी जो वैल्यू है वो उसको शो करती है। एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए एक्सचेंज रेट इस्तेमाल होता है। सिंस स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी अराउंड द वर्ल्ड फ्लैट इन वैल्यूज विद डिमांड इन सप्लाई एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, देयर वैल्यूज चेंज रिलेटिव टू ईच अदर ओवर टाइम। अब ये एक्सचेंज रेट जो है या करेंसीज की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लैट करती हैं, यानी चेंज होती जाती है। हमेशा डिमांड और सप्लाई की वजह से उनकी चेंज होती है। या कभी इस तरह भी होता है कि एक करेंसी में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी आज कल अगर आप लोग देखें तो डॉलर में लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी डिमांड जो है वो भी ज़्यादा होता जाता है और लोग जो है उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। ईच कंट्री डिटरमिन द एक्सचेंज रेट रिजीम दैट विल अप्लाई टू इट्स करेंसी। फॉर एग्जांपल अ करेंसी में बी फ्लोटिंग पेज यानी फिक्स्ड और हाइब्रिड, यानी एक करेंसी की जो कीमत है या एक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग भी होता है, वो चेंज होता भी जाता है, कभी फिक्स भी होता है, उसको हम फिक्स भी रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको फिक्स रख सकते हैं। या हाइब्रिड होता है जो इसको हम मैनेज भी कहते हैं कि कभी हम इसको आज़ाद छोड़ते हैं या कभी इसमें हम इंटरवेंशन भी करते हैं, उसको फिक्स भी करते हैं। गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टन लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन एक्सचेंज रेट, यानी गवर्नमेंट जो है किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो मुख्तस भी कर सकता है और इसको मैनेज भी कर सकते हैं। कंट्रीज कैन आल्सो हैव अ स्ट्रांग और वीक करेंसी, यानी किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है वो स्ट्रांग भी होती है और वीक भी हो सकती है। इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स एक्सचेंज रेट आर डिटरमिन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी जो फ्लैटिंग एक्सचेंज रेट हमारे पास होता है या हमारे पास जो एक रिजीम होता है उसका वो मैनेज किस तरह, वो डिटरमिन किस तरह होती है, यानी इसकी वैल्यू जो मुख्तस कैसे होती है, वो डिमांड इन सप्लाई की वजह से, यानी लोगों का जो डिमांड है, लोग उसको मांगते हैं, लोग इसको ख़रीदते हैं और उसकी जो सप्लाई है। अब ज़ाहिर बात है यूएस का जो डॉलर है वो अमेरिका इसको प्रोड्यूस करते हैं, उसके सप्लायर वो है और इसके बायर जो है डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसकी वैल्यू जो है ये अगर हम फ्लैटिंग की तरफ जाएँ तो फ्लैटिंग में इसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी लोग कितना ख़रीदना चाहते हैं और वो लोग कितना देना चाहते हैं, तो इसमें ये फिक्स हो जाती है। विच इज़ ओपन टू अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड वी आर करेंसी ट्रेडिंग इन कंट्रीज। अब ये परचेज़ कहाँ पे होता है या इसको हम कहाँ पे ख़रीद सकते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल एक मार्केट होता है जिसको हम दूसरी ज़बान में ओपन मार्केट भी कह सकते हैं या फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, जिसमें तमाम कंट्रीज़ का जो करेंसीज है वो ट्रेड होती है और एक दूसरे मुल्क ख़रीदते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि हम एक दूसरे मुल्क का करेंसी जो है वो ख़रीदती क्यों है। जितने ममालिक हैं आजकल तो दुनिया सारी खुल गई है, मतलब हर कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के साथ या दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करता है, तो इसके लिए हमें उसी करेंसी की ज़रूरत होती है। जिस मुल्क से हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसी मुल्क का हमें करेंसी भी चाहिए होता है। या अगर यूँ कह लें कि आजकल जो इंटरनेशनल मार्केट है तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए डॉलर यूज़ होता है, हर किसी को डॉलर की ज़रूरत होती है, तो जो कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है या हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं और बाहर बहुत कम चीज़ें बेचते हैं,
अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं बेचते और बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, तो हमें हर वक्त जो कि डॉलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, बाहर मार्केट में चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उनको पेमेंट जो है वो डॉलर में करते हैं। इस वजह से हमारा डॉलर का डिमांड जो है वो ज़्यादा है और उसी वजह से हम डॉलर महंगा भी मिलता है। पाकिस्तान को अगर आप देखें कि डॉलर अभी पहुंचा है 170 के करीब तकरीबन पहुंचता है, या फ्लैट करता है 170-72, या कभी नीचे भी आ जाता है। तो ये वजह क्या है कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं और यहाँ से हमारा जो चीज़ें जाती हैं वो बहुत कम मिकदार में है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी वजह से हमारे रुपए की कदर जो है या कीमत जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे रुपए की जो कदर कम हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक लोग भी हैं जो डॉलर को ख़रीदते हैं। अगर बाहर से कभी चीज़ें नहीं भी मंगवाते, तो बहुत से लोग जो है डॉलर अपने पास रखना भी चाहते हैं और डॉलर ख़रीदते भी हैं अपने रुपए से, यानी रुपये देते हैं और डॉलर ख़रीदते हैं अपने पास, क्योंकि उसका रेट ज़्यादा होता जाता है। तो इस वजह से उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचता है। अब ये हमारा जो सिस्टम है, अभी पहले तो इसको मैनेज फ्लैटिंग कहते होते थे कि मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट में इसको हम मैनेज भी कर सकते होते हैं। कभी डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता तो हम उसको अपने करेंसी को दोबारा ख़रीदते, यानी अपने रुपए से या डॉलर से, अपनी जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े होते हैं डॉलर के, तो उस डॉलर से हम फिर अपना रुपया ख़रीद लेते इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे क्या होता था कि हमारे रुपये की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और इसका जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा नीचे आ जाता। यही सब कुछ जो है पहले पिछले दौरे हुकूमत में यही सब कुछ हुआ। इससे पहले भी इस तरह हुआ है कि हम इसको मैनेज फ्लॉटिंग कहते हैं, कि हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। यानी अगर एक्सचेंज रेट, यानी अभी आप लोग देखें कि 170 पे है, तो 170 भी बहुत हाई रेट है। तो अगर हम इसको मैनेज फ्लॉटिंग कर दें, यानी अपनी रुपए की जो परचेजिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में हम शुरू कर दें, या इंटरनेशनल जो मार्केट है, फॉरेन मार्केट जो है, उसमें हम अपनी रुपए की ख़रीद शुरू कर दें डॉलर से। हम डॉलर देंगे और अपने रुपए को ख़रीदेंगे, तो इससे हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर एक्सचेंज रेट को हम मैनेज करते हैं। लेकिन अभी जो पहले के मुआहदा हुआ था उसके हिसाब से हम एक्सचेंज रेट को कुछ भी नहीं कर सकते, वो फ्लैटिंग होगा मुकम्मल तौर पे, यानी जो डिमांड है और सप्लाई है उसको ये डिमांड और सप्लाई इस चीज़ को मैनेज करेंगे, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। और डिमांड चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जो रेट है, हमारी करेंसी की जो कीमत है वो कम होती जा रही है और डॉलर की जो रेट है वो ऊपर जा रही है। तो अब आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदवार में ये अपना डॉलर के जो पोजीशन था या डॉलर की जो कीमत थी वो क्या थी। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जी, आप लोग के सामने ये एक डेटा चार्ट खुला हुआ है। ये डेटा मैंने लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक डेटाबेस से, जो कि बिल्कुल ओपन एक्सेस है, आप लोग कभी भी अपना खुद भी इसको देख सकते हैं। तो ये डेटा सारा मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक डेटाबेस से, और ये एक्सचेंज रेट का डेटा है, पाकिस्तान की हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये 1960 से लेके मैंने लिया हुआ है 2020 तक। ये हमारे पास एक्सचेंज रेट का डेटा है और इसको मैं आप लोग के सामने अब शो करूँगा कि मुख्तलिफ़ अदवार में इनका जो रेट था डॉलर का वो क्या था। अब ये शुरू हो गया, हमारे पास जो शुरू है 1960 से है। तो 1960 में जो एक डॉलर की कीमत थी वो आप लोग ये नीचे भी देख सकते हैं पॉइंट पे, 1960 और 4.76, यानी 4.76 एक डॉलर जो था वो हमारे रुपए में उसकी कीमत 4 रुपये थी। यानी 1960 में अगर हम लोग इस डेटा के हिसाब से देख लें तो एक डॉलर की जो कीमत थी वो हमारे रुपए में 4 रुपये थी, यानी हम एक डॉलर को ख़रीदते 4 रुपये में। उसके बाद 1962 का डेटा आता है, वही रेट है। ये फिर जितने भी निशानात आप लोग देख सकते हैं, फिर हम जाते हैं 70 पे, यानी अब 70 में वही रेट है। 1970 पे हम आ गए लेकिन रेट वही है। इस तरह आप लोग, ये स्मूथ जा रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर 1972 में थोड़ा सा ऊपर हो गया, 8 पे पहुंच गए, यानी हमें अगर $1 चाहिए तो हम अपने 8 रुपये देंगे उसको। तो ये फिर भी स्मूथ है इस तरह। असल में जो हाइक शुरू हुआ है इसका, जो डॉलर का जो बढ़ना शुरू हो गया है वो तकरीबन 1982 में ये 11 तक पहुंच गया।
आप लोग देख सकते हैं ये 1982 में ये पहुंच गया 11 तक। अब 11 से ये ऊपर जा रहा है 1982, 83, अब 90 में 1990 में ये कितना था, 1990 में 21 पे पहुंच गया। यानी हमें $1 ख़रीदने के लिए 21 रुपये देने पड़ते हैं, उस दौर में देने पड़ते होते थे। अब यहाँ से जो बहुत ज़्यादा जो एक्सचेंज रेट बढ़ गया है वो तकरीबन 1996, इसमें 36 रुपये दे रहे हैं अभी। उसके बाद जो 41 पे पहुंच गया, अभी 98 जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो ख़त्म हो रही थी और 1999 में उसको टेक ओवर किया था मुशर्रफ साहब ने, तो मुशर्रफ साहब को ये रेट मिला था 1995 यानी 1998 में 45 रुपये। यानी हम $1 ख़रीदते होते थे कितने में, 45 रुपये में हम इसको ख़रीद रहे थे। अब यहाँ से मुशर्रफ का दौर शुरू हो गया। इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैं आप लोग के सामने हाईलाइट कर दूँ, इस पॉइंट से शुरू हो गया हमारे पास जो है ये 1998 यानी 2000 से। अब 2000 में कितने का मिला था, ये भी हम लोग देखते हैं। ये अब 2000 पे पहुंच गए हम, तो इसको हम देखते हैं, ये मिला था 49 रुपये। यानी 2000 में ये 49 रुपये तक पहुंच गया। अब उसके बाद 2002 में ये एकदम पहुंच गए 61 पे। अब फिर से ये मुशर्रफ साहब का दौर है, ये थोड़ा सा नीचे भी आया हुआ है, लेकिन जब उसके 2007 में यानी 2006-07 में उसकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उसने 60 पे छोड़ दिया। 60 के बाद उनके बाद PPP को मिला ये। अब ये मुशर्रफ ने पहुंचाया 45 से तकरीबन 60 तक, ये ऊपर ही किया है। उसके बाद जो PPP को दौर मिला, PPP चली 2012 यानी 13 तक, तो ये कितना है, ये 2011 है और 2012। तो ये 2012 में PPP ने यानी पीपल पार्टी की हुकूमत ने 60 से पहुंचाया कहाँ तक, 93 तक। ये लोग आप लोग देख लें खुद, 93 तक उन्होंने पहुंचाया। यानी ये 2008, 2007, ये 2007 60 पे उनको मिला, उन्होंने पहुंचाया कहाँ तक, 93 तक। अब 93 से मिला नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ साहब ने इसको फिर पहुंचाया 101 को, यानी 101 फिर थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है। यहाँ से 2017 यानी 2017 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो 105 पे उन्होंने छोड़ दिया, या ये भी कहते हैं 2018 यानी 121 पे, 120 या 121 पे उन्होंने छोड़ दिया था। अब बीच में उसकी भी हुकूमत आई थी, जो क्या कहते हैं उसको, जो हुकूमत होती है निगरान हुकूमत। तो निगरान हुकूमत ये मिफ्ता इस्माइल साहब का दौर था। जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए और नवाज शरीफ साहब चले गए, उसके बाद ये शायद खाकान अब्बासी साहब आए, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको ख़ुद डिवैल्यू किया था, तो 121 पे पहुंचा दिया 2018 में। अब 2018 से 2020 तक का जो सफ़र है, ये 18, 19 और 20, 2020 में 1961 यानी 161 पे पहुंच गया 2020 में। अब 2020-2021 में अब तकरीबन ये चल रहा है 170 पे। तो यहाँ से PTI के दौर में बिल्कुल ऊपर चला गया, और इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्लॉटिंग है। इसको आप लोग कुछ कह नहीं सकते। एक मुआहदा हुआ है IMF के साथ कि इसको आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते। ये जितना इनकी डिमांड होगी तो इसका डिमांड के हिसाब से इनकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो 2018 से आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये वर्टिकल है, तकरीबन वर्टिकल है। ये तो देखें 121 से या 125 पे उनको मिला था, तो 125 ने उनको पहुंचा दिया 160, 161 पे 2020 में, और 2021 में ये तकरीबन पहुंच गया तकरीबन 170 पे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जो हमारा चल रहा था नवाज शरीफ साहब 105 तक, तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो मैनेज फ्लॉटिंग था। यानी अगर आप लोग चाहते, यानी अगर हुकूमत चाहती, इन्होंने जो इसको कंट्रोल में रखा हुआ था, तो वो इस लिहाज से था कि अपने रिज़र्व से या जो हमारे पास डॉलर पड़े हुए थे, वो उस डॉलर को हम देते और अपने रुपये की दोबारा परचेजिंग करते। यानी इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने रुपये की डॉलरों से परचेजिंग कर रहे थे, यानी ख़रीद रहे थे। तो इसकी वजह से जो हमारे रुपये पे प्रेशर आ रहा था, तो वो प्रेशर फिर उसमें ऑब्जर्व हो जाता था, और हमारे जो एक्सचेंज रेट था वो यहाँ पे 105 पे था।
क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह करते हैं कि अब हमारे पास डॉलर जो रिजर्व में डॉलर्स हमारे पास पड़े होते हैं, वही डॉलर हम फेंकते हैं या वही डॉलर हम देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपने रुपये को परचेज़ करने के लिए, ताकि हमारे रुपये पे जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर ना पड़े और इसको मतलब जो है इसको स्टेबल पोजीशन में रखें। यही सारा कुछ सब कुछ किया था पीपल पार्टी के दौर में भी ये सब कुछ हुआ था। लेकिन आप लोग ये सिर्फ इस चीज़ को देख लें ना कि जो हमारा जो एक्सचेंज रेट है इसका 1960 से लेके ये तकरीबन 1982 तक या इस तरह 84-88 तक इसको स्टेबल ही समझे। इसके बाद ये ऊपर ही चला गया है। किसी के दौर में आप लोग ये किसी के दौर में ये नीचे नहीं आया हुआ है, यानी ऊपर ही चला गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल 2020 तक ये ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया है। लेकिन इन दो पिछले हुकूमतों ने यानी मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इसको यूँ भी समझ ले कि वो लोग क्या कर रहे थे कि उसको मैनेज फ्लाटिंग रखा हुआ था, इसको मैनेज कर रहे थे खुद। जो हमारे रिजर्व्स है, जो हमारे पास डॉलर पड़े होते हैं, उन्हीं डॉलर से हम इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन मार्केट में अपनी ही रुपये की परचेजिंग करते होते थे। तो इस वजह से डॉलर की जो प्राइस थी वो आगे नहीं जाती होती थी। अब पीटीआई के दौरे हुकूमत जब आई तो उन्होंने क्या किया कि डॉलर को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, एक्सचेंज रेट को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। अब जितनी डॉलर की डिमांड होगी तो उसके हिसाब से हमारा जो है उसकी प्राइस भी मुख्तस होगी। तो यही सारी सब कुछ कहानी है इस एक्सचेंज रेट की कि एक्सचेंज रेट जिस भी दौरे हुकूमत में एक्सचेंज रेट जो है मैनेज पड़ा है या उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये बिल्कुल 160 पे चला गया, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल जो है वो फ्री पोजीशन में है, इसको फिक्स नहीं किया गया है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम फिर इसका मुआवजना करेंगे दोनों जितने भी दौर है 1960 से लेकर 2020 तक के महंगाई और इन्फ्लेशन यानी महंगाई और एक्सचेंज रेट का आपस में क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि हम लोग जब कहते हैं कि ना महंगाई जो बढ़ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से डॉलर की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें आती हैं वो महंगी होती है और इस वजह से सारी महंगाई है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि इसका आपस में कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं है, वाकई डॉलर की वजह से या वाकई इंपोर्ट की वजह से हमारे पाकिस्तान में महंगाई या कोई और वजूहात है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा और इस तरह आप लोग के साथ डिस्कस भी करूंगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि वाकई तौर पर जो जिन वेरिएबल के साथ या जिन एक्सचेंज रेट या इन्फ्लेशन है ये बाकी पीटीआई की वजह से या बाकी जो गवर्नमेंट गुजरे हैं उनका भी कुछ इसमें किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।